हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लर्निंग मंत्र में। सो गाइस, आज से हम डीएसएसबी पेडागोजी की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, डीएसएसबी एग्ज़ाम में NIOS समरी बहुत पूछी जाती है। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ ही लिए जाते हैं। सो मैंने आपके लिए NIOS से ही नोट्स तैयार करे हैं। जो भी बच्चे डीएसएसबी की तैयारी कर रहा है उसके लिए ये क्लास काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है। न केवल डीएसएसबी की, बल्कि आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए ही है, क्योंकि सभी एग्ज़ाम्स में सीडीपी पूछी जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक एंड शेयर भी करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हम ब्लॉक 502 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इस ब्लॉक से मैं इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि ये ब्लॉक काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा मुझे। इस ब्लॉक में यूनिट वाइज सिलेबस कवर होगा। सो 502 ब्लॉक की यूनिट फर्स्ट कवर करेंगे हम आज, ठीक है। यूनिट 1 502 ब्लॉक रहने वाला, ये ब्लॉक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा। और इस यूनिट का नाम है लर्निंग एंड टीचिंग। इसमें हम लर्निंग एंड टीचिंग के बारे में जानेंगे। विद्यालय के शुरुआती समय के दौरान अधिगम और शिक्षण, लर्निंग एंड टीचिंग। सो लर्निंग एंड टीचिंग में अधिगम किसे कहते हैं, लर्निंग क्या होती है, लर्निंग क्या होती है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अधिगम क्या है। व्यवहार का पूर्णतः स्थायी परिवर्तन, व्यवहार में आपके स्थायी परिवर्तन होना ही अधिगम कहलाता है। इसे ही लर्निंग कहते हैं। लर्निंग मीन्स परमानेंट चेंज इन योर पर्सनैलिटी। सो आप इस वर्ड पे ध्यान देना, स्थायी परिवर्तन है ये, ठीक। सिर्फ परिवर्तन नहीं है, स्थायी परिवर्तन। या आप ऐसे भी देख सकते हैं, बिफोर लर्निंग एंड आफ्टर लर्निंग, जो आपको डिफरेंस मिलता है उसे ही लर्निंग बोलते हैं। बिफोर लर्निंग एंड आफ्टर लर्निंग, जो भी आपके बिहेवियर में चेंज आएगा वो क्या होगी, लर्निंग होगी, राइट। चलिए, तो आपको आई होप पता चल गया होगा लर्निंग किसे कहते हैं। व्यवहार में या व्यक्तित्व में पूरी तरह से स्थायी परिवर्तन, परमानेंट चेंज इन पर्सनालिटी। अधिगम की विशेषताएं क्या होती हैं। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस मतलब अधिगम पूरी लाइफ चलता रहता है, कभी भी रुकता नहीं है। आप पूरी लाइफ कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। हम अपनी पूरी लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, राइट। तो अधिगम एक सतत प्रक्रिया है। ये एक प्रत्यक्ष लक्ष्य होता है, गोल ओरिएंटेड होता है, गोल डायरेक्टेड होता है। गोल ओरिएंटेड मतलब आप ये 502 ब्लॉक पढ़ रहे हैं, आप डीएसएसबी की तैयारी करने के लिए आप ये क्लास देख रहे हैं, तो आपका गोल क्या हो गया, डीएसएसबी। हम सभी का गोल क्या है, डीएसएसबी, राइट। सो ये गोल ओरिएंटेड है। अगर हमें डीएसएसबी का एग्ज़ाम या कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम क्रैक करना नहीं होगा, हमें एक टीचर नहीं बनना होगा, तो हम डीएसएसबी क्यों पढ़ेंगे, है ना। ये क्यों पढ़ेंगे, पेडागोजी पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है, क्योंकि हमें टीचर बनना है। सो हर एक लर्निंग का एक उद्देश्य होता है, और अगर कुछ उद्देश्य होगा, हमारा कोई गोल होगा, जब भी हम पढ़ेंगे, लर्निंग करेंगे, ठीक है। तो ये गोल ओरिएंटेड है। अधिगम सुविचारित होता है। सुविचारित मीन्स, जैसे ही आप सब ने सुना कि डीएसएसबी की वैकेंसी आने वाली है, अराउंड ऑफ 26,000 के पास वैकेंसी आएगी, तो सभी जिन जिन बच्चों को डीएसएसबी में टीचर बनना चाहते हैं, दिल्ली में टीचर बनना चाहते हैं, तो उन्होंने एक प्लानिंग स्टार्ट कर दी होगी कि हमें सबसे पहले पेडागोजी कवर करेंगे। पेडागोजी कैसे कवर करेंगे, हम NIOS नोट्स, ये समरी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम इससे हमने टाइमली ये कर ली तो हमारा स्कोर इतना हो जाएगा, ETC इतना हो जाएगा, ये जिसका भी जो भी है, कि ये स्कोर हम कर लेंगे। इसका मतलब क्या है कि आपने एक प्लानिंग स्टार्ट कर ली, आपके माइंड में बहुत सारी थिंकिंग आ गई, कि ये विचार आपने बना लिए कि हमें डीएसएसबी एग्ज़ाम इस तरीके से क्रैक करना है, हमें ये प्लानिंग करनी है, ये स्ट्रैटेजी रहने वाली है। जो भी आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी वो क्या है, सुविचारित, इसे कहते हैं हम इंटेंशनल। आई होप आप समझ गए होंगे। अधिगम क्या है, एक सतत प्रक्रिया है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है। अगर हमें लर्निंग करनी है तो हमें मेंटली और फिजिकली एक्टिव रहना पड़ेगा, जब भी लर्निंग इफेक्टिवली होएगी, राइट। अधिगम व्यक्तिवादी होता है।
अधिगम कैसा होता है, व्यक्तिवादी होता है। व्यक्तिवादी मतलब हर बच्चे की लर्निंग प्रोसेस अलग होता है। कोई ऐसा होता है कि कोई 2 घंटे में ही बहुत कुछ सीख लेगा, कोई ऐसा होगा कि जिसे काफ़ी टाइम लगता है। कुछ बच्चे जल्दी सीख लेते हैं, कुछ बच्चे लेट सीखते हैं, है ना? इंडिविजुअलिस्टिक प्रोसेस होता है ये। तो व्यक्तिवादी है। अधिगम स्थानांतरणीय है, ये ट्रांसफरेबल है। ये तो हम सभी को पता है अधिगम ट्रांसफरेबल है। मैंने एनआईओएस की समरी पढ़ी, वहाँ से बुक्स से पढ़ी, हिंदी पढ़ी, इंग्लिश पढ़ी, फिर जो भी मुझे नॉलेज हुई मैं अपनी नॉलेज को आप तक शेयर कर रही हूँ, है ना? तो मैंने अपनी नॉलेज आप तक ट्रांसफ़र कर दी। ऐसे ही आप अपनी नॉलेज को आगे ट्रांसफ़र करेंगे, है ना? तो ये ट्रांसफ़रेबल है। अब जैसा कि हम कहते हैं कि बच्चे एनवायरनमेंट से सीखते हैं, टीचर से सीखते हैं, है ना? अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, तो उनमें उन्हें भी ट्रांसफ़र करी गई और वो भी आगे ट्रांसफ़र करेंगे। जब आप टीचर बन जाएँगे, आप बच्चों को ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये ट्रांसफ़रेबल होती है लर्निंग, ठीक? अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक क्या-क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या हैं? परिपक्वता, मैच्योरिटी होती है। मैच्योरिटी मतलब जैसे कोई बच्चा है, जैसे कोई न्यू बेबी है और आप उसे चलाने की कोशिश करने लगे, तो वो चल थोड़ी ना लेगा। जब वो 2 ढाई साल का हो जाएगा, वो चलना जब स्टार्ट करेगा, है ना? वो पहले क्यों नहीं चला? क्योंकि उसकी मसल्स अभी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो मैच्योर नहीं हुआ है, उसमें मैच्योरिटी नहीं आई है अभी चलने के लिए, है ना? सो यही है परिपक्वता। परिपक्वता किसे कहते हैं? जो हमें उसके लक्षण अपने आप ही दिखाई देने लगते हैं। सीखने की तत्परता, रेडीनेस, जब तक आप सीखने के लिए खुद से रेडी नहीं होगे तो आपको कोई नहीं सिखा सकता। जैसा आपको पता भी होगा, छोटे बच्चे होते हैं, जैसे उन्हें बोल दिया जाता है कि 1 घंटा पढ़ना है, लेकिन बच्चे का मन नहीं है पढ़ने का, तो वो 1 घंटा ऐसे ही निकाल देगा, उसके माइंड में कुछ नहीं जाने वाला। क्यों? क्योंकि वो खुद रेडी नहीं है, अभी वो खुद तैयार नहीं है पढ़ने के लिए, उसे ज़बरदस्ती बिठा दिया गया है। अगर आप खुद से रेडी होएंगे तभी आप सीख पाएंगे। तो तत्परता होनी चाहिए लर्निंग के लिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, रेडीनेस होनी चाहिए। वातावरण अधिगम, एनवायरनमेंट से सीखना। प्रेरणा, मोटिवेशन, मोटिवेशन भी 2 तरीके का होता है, एक आंतरिक, एक बाह्य। आंतरिक जो खुद से हमारा खुद से इच्छा होती है करने की, आंतरिक जिसमें हमें किसी रिवॉर्ड की ज़रूरत नहीं होती है। बाह्य प्रेरणा क्या होती है? जिसमें हमें किसी रिवॉर्ड की ज़रूरत होती है, ये मतलब हमें मोटिवेट करना पड़ता है, ठीक? एक नए परिवेश पाने वाला बच्चा आसानी से क्या-क्या काम कर सकता है? जैसे कोई बच्चा है, उसका न्यू एडमिशन हो गया, तो वो न्यू एडमिशन हुआ है, तो वो पहले मतलब पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज क्या है उसकी, वो अपनी प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग क्या-क्या वर्क कर सकता है एक नए एनवायरनमेंट में आता है। जैसे किसी बच्चे का स्कूल में एडमिशन हुआ और वो स्कूल जा रहा है, तो घर का एनवायरनमेंट जो उसका था, अब वो चेंज हो गया ना स्कूल में, है ना? फिर भी लेकिन वो क्या-क्या वर्क्स खुद से कर लेगा, इसमें वो बताया जाएगा। वो साधारण शब्दों को आसानी से व्यक्त कर सकता है। अब जैसे अपनी भावनाओं को, वो रो रहा है, क्यों रो रहा है, क्या हो गया, छोटी-छोटी बातें वो बता सकता है ना? क्रिया के काल का उपयुक्त यूज़ कर सकता है और साधारण जैसे खाना खाया, क्या खाया, पराठा खाया, खेल कौन-सा पसंद है, कूदना या कुछ भी बच्चा अपने हिसाब से, घर पर कौन आया, मम्मा-पापा, दादी-दादा, जो भी बुआ, ऐसे कौन आया, ऐसे छोटे-छोटे वर्ड्स वो बता देगा, अपनी मतलब इमोशंस अपने बता पाएगा वो। जिज्ञासु होते हैं बच्चे, राइट? बहुत सारे प्रश्न्स पूछते हैं, क्वेश्चंस बहुत करते हैं, उन्हें सब जिज्ञासु होते हैं, उन्हें सब जानना होता है कि क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या नहीं। अध्यापक के अनुसार काम करना, अगर टीचर ने बोला खड़े हो जाओ, बच्चे खड़े हो जाएंगे, बाएं मुड़ो, तो मतलब वो टीचर्स की बातें समझते हैं, सुनते हैं। आंखें बंद करो, आंखें बंद, उन्हें इन चीज़ों का मतलब पता होता है पहले से ही, स्कूल ज्वाइन करने से पहले ही, ठीक है? अपनी पसंद का गाना गाते हैं वो, उन्हें अगर कोई अपने गाना पसंद है तो वो गुनगुनाने लगते हैं। उन्हें खेल के नियमों का पालन करना आता है, अगर उन्हें ग्रुप में खेलने के लिए दे दिया जाता है तो वो समझते हैं, रूल्स को मतलब फॉलो करते हैं वो। इतनी प्रीवियस नॉलेज बच्चे की होती है जब उसका स्कूल में एडमिशन होता है। अब बच्चे कैसे सीखते हैं?
इमिटेट करके सीखते हैं, अनुकरण करके सीखते हैं। अनुकरण अब वो किसका करेंगे, जो उन्हें बच्चों को जो अच्छा लगता है, जो बच्चों को अच्छा लगता है, जब बच्चे जिसे पसंद करते हैं उनको इमिटेट करते हैं। अब इमिटेशन कितने तरह की होती है, सांकेतिक, सिंबॉलिक और उदाहरणीय आदर्श। सिंबॉलिक मॉडल कौन सा होगा, जो बच्चे जिन्हें जानते नहीं है डायरेक्टली लेकिन उन्हें के बारे में सुनते हैं, उन्हें पसंद करते हैं, तो वो हो जाएंगे सिंबॉलिक। जैसे अशोक, अकबर, कॉमिक चरित्र, जैसे कार्टून में देखते हैं ना, जैसे छोटा भीम, मोटू पतलू, ये सब है ना, तो इन्हें पसंद करते हैं तो उनको भी इमिटेट करने लग जाते हैं। और उदाहरण में कैसे आएगा, जैसे पेरेंट्स है ना, सिबलिंग्स, अपने बहन भाई, टीचर्स, टीचर्स को तो बहुत करते हैं बच्चे। चलिए, ये इमिटेशन से सीखते हैं बच्चे। और किससे इमिटेशन को बल देने वाले 3 तरीके क्या होते हैं, जैसे प्रशंसा करना, प्रोवाइडिंग एन इंसेंटिव, संतोषजनक परिणाम, प्रतिनिधित्व, पुनर्बलन। ठीक है, प्रतिनिधित्व पुनः, जैसे प्रशंसा, अगर आप बच्चा कुछ भी कर रहा है और आप उसको उसकी तारीफ हो जाए, उसे कुछ गिफ्ट मिल जाए, तो वो मोटिवेट और हो जाएगा उसे करने के लिए, है ना। और जैसे कोई भी कुछ कर रहा है और उसको रिजल्ट पॉजिटिव मिल जाए तो भी वो उसको दोहराएगा। जैसे छोटे बच्चे बोलते हैं, जैसे उन्हें पानी पीना है तो वो क्या बोलेंगे, मम, है ना। उन्हें बच्चों को, बड़े भी ऐसे ही बुलवाते हैं, मम मम, है ना। तो बच्चे को पता चल जाता है, अगर बच्चे को प्यास लगे, उससे पानी पीना है, तो वो उस वर्ड को दोहराएगा, मम, और उसे वो पानी मिल जाएगा, तो उसे एक सेटिस्फेक्शन, रिजल्ट मिल गया ये वर्ड दोहराने पर, राइट। तो वो अगर वो मम बोलेगा, उसे पता है मुझे प्यास लगी है और मैं ये वर्ड बोलूँगा मम, तो मुझे पानी मिल जाएगा। एक तो ये हो गया। प्रतिनिधित्व पुनर्बलन क्या होता है, इसमें क्या होता है, मतलब एक ग्रुप में जो भी, जैसे एक ग्रुप है और उसमें कुछ एक्टिविटी हो रही है, जैसे सब क्लैप कर रहे हैं, अब किसी ने न्यूली ज्वाइन करा और उस टाइम पे क्लैप हो रही है, तो वो भी आकर क्लैप करने लगेगा, उसे नहीं पता क्यों क्लैप कर देते हैं, मतलब दूसरों को फॉलो करना, है ना। ग्रुप में मोस्टली फॉलो ही करते हैं, और आधों को ये भी नहीं पता होता कि किस रीजन क्या चल रहा है क्या नहीं, लेकिन फॉलो कर लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो ये सोचते हैं कि जैसे कि अगर इसको प्रॉफिट हो रहा है तो मुझे भी होगा, अगर ये सब कुछ कर रहे हैं तो मैं क्यों ना करूं। इस तरीके से होता है ना, दूसरों को फॉलो करना, बस इस विश्वास के साथ, अगर इसे इसे प्रॉफिट हो रहा है तो मुझे भी होगा, सब कर रहे हैं तो ये अच्छा ही होता होगा, इस तरीके से। ठीक है, ये प्रतिनिधित्व पुनर्बलन हो गया, राइट। प्रभाव क्या होते हैं इसके, आदर्श, मॉडलिंग इफेक्ट क्या होता है, आदर्श के अवलोकन को, नए व्यवहार को प्राप्त करना। जैसे हमने किसी को हम पसंद करते हैं और हमने उसका इमिटेट करना स्टार्ट कर दिया, तो उसमें हम एडिशनली ऐड करेंगे, और उस पहले जो हम व्यवहार फॉलो कर रहे थे उसी व्यवहार में हम अपना ऐड करके एक न्यू बिहेवियर जनरेट हो जाएगा। दमन, दमन करना, जैसे आपका कोई आइडल है और उसने कुछ बेकार कर दिया, तो आप उसे फॉलो करना बंद कर देंगे, है ना। जैसे कोई भी आपका आइडल है और उसने कुछ बेकार कर दिया और उससे उसे दंड मिल रहा है, उसे पनिशमेंट मिल रही है, तो वो आपका आइडल, आप उसको नहीं फॉलो करोगे फिर। और अदमन, जिसमें आप उसे फॉलो करते रहोगे, अगर उसकी तारीफ हो रही है तो आप उसे और फॉलो करोगे। प्रकटीकरण का प्रभाव, इलिसिटी इफेक्ट, समूह का व्यवहार होता है ये, जैसे समूह में सब करते हैं वैसा ही करना। ठीक, एक शिक्षक के रूप में छोटे बच्चों को सकारात्मक व्यवहार विकसित करने के लिए प्रकटीकरण प्रभाव के उपयोग कैसे कर सकते हैं। जैसे एक टीचर को, अब ये एक टीचर क्लास में इस वाले इफेक्ट को कैसे फॉलो करेगा, इलिसिट को। जो इलिसिट मतलब ये होता है, जो आप बिहेव बच्चों से कराना चाहते हैं वही करके दिखाएं। एज अ टीचर, अगर आप सोचते हैं कि बच्चे क्या करें, मतलब सफाई का पालन करें, मतलब स्वच्छता को देखें, तो अगर आपने क्लास में आप एंटर करें और वहाँ पे कोई पेपर पड़ा है ना, तो आपने वो पेपर वहाँ से
उठाया और डस्टबिन में डाल दिया, तो बच्चे क्लास में ये चीज़ ज़रूर नोटिस करेंगे। अगर आप क्लास में पंक्चुअल हैं तो बच्चे नोटिस करेंगे, क्योंकि बच्चे टीचर को 100% नोटिस करते हैं। अगर टीचर ये चीज़ें फॉलो कर रहा है तो बच्चों में अपने आप आ जाएंगी ये। तो ये वाला ये प्रकटीकरण का प्रभाव इफ़ेक्ट ऐसे टीचर यूज़ कर सकता है। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। सेकंड, ऑब्जर्वेशन से बच्चे सीखते हैं। ऑब्जर्वेशन, दूसरों को देखकर सीखना, इसे क्या क्या बोलते हैं हम? स्थापन अधिगम भी बोलते हैं, सामाजिक अधिगम भी बोलते हैं और आदर्शात्मक अधिगम भी बोलते हैं। आदर्श क्यों बोलेंगे? क्योंकि जो हमारा आइडल होता है हम उसे फॉलो करते हैं। सामाजिक, दूसरों को देख के फॉलो करते हैं ना, हम ऑब्जर्व करके फॉलो करते हैं। सामाजिक हो गया, स्थापन भी है ना, उनसे हमारे आइडल से वो हमारे अंदर आ जाता है बिहेवियर, जो दूसरों के द्वारा किए गए व्यवहार को देखने, अपनाने और परखने से ग्रहण किया जाता है। देखने, अपनाने और परखने से ग्रहण किया जाता है, उसे कहते हैं अवलोकन। अर्थात अवलोकन किए गए व्यवहार के आधार पे नए व्यवहार का विकास हो जाता है। हमने किसी का व्यवहार फॉलो किया और वो फिर जब हम उसे खुद से करेंगे तो वो एक नया बिहेवियर बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए बंडूरा के अकॉर्डिंग, बंडूरा ने 1977 में अवलोकन की 4 प्रक्रियाएं बताई थी, 4 प्रोसेस बताए थे। उन्होंने क्या क्या बताए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत ध्यान रखना। अटेंशन, ध्यान प्रक्रिया। आदर्श के पूरे व्यवहार की नकल नहीं करते, केवल व्यवहार के विशेष पहलुओं को ध्यान देते हैं। अटेंशन में कैसे हो जाएगा? चलिए क्लास टीचर से ही करते हैं। आपकी कोई क्लास टीचर है, जैसे इंग्लिश की मैम है, और कोई बच्चा उन्हें बहुत पसंद करता है, तो इंग्लिश की क्लास टीचर है और एक कोई बच्चा है, वो क्लास टीचर लिख रहे हैं, बोर्ड पे लिख रहा है, तो उस बच्चे को उनकी हैंड राइटिंग बहुत पसंद है। ठीक है, तो अटेंशन में क्या होगा, वो बच्चा क्या करेगा, सिर्फ टीचर की राइटिंग पे फोकस करेगा। किस पे फोकस करेगा? राइटिंग पे। उसे नहीं देना कि मैम का कम्युनिकेशन कैसा है, मैम की ड्रेस कैसी है ना, वो बाकी एस्पेक्ट पे वो फोकस नहीं करेगा। उसको मैम इंग्लिश वाली टीचर की सिर्फ राइटिंग पसंद है, तो उसका ध्यान सिर्फ राइटिंग पे, स्पेसिफिक राइटिंग पर ही जाएगा। बाकी चीज़ों पे बाकी मैम की चीज़ें और भी अच्छी हो सकती है, लेकिन उसका ध्यान वहाँ नहीं जाएगा। इसे कहते हैं ध्यान प्रक्रिया। ठीक है, एक मतलब इस पे फोकस ऑन स्पेसिफिक एस्पेक्ट, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान प्रक्रिया में। स्मृति, रिटेंशन प्रोसेस में क्या होगा? रिटेंशन प्रोसेस में होगा मेमोराइज होता है इसमें। ठीक है, मेमोरी, आप अपनी मेमोरी में चीज़ों को कलेक्ट कर लें। ठीक, इसके बाद आएगा आपका पुनः निर्माण की गतिक प्रक्रिया। अवलोकन व्यवहार के स्मरण के बाद पहले आपने क्या किया? ध्यान दिया, अटेंशन की। ठीक है, सबसे पहले आप ध्यान देते हैं, फिर ध्यान के बाद उसे आप अपने माइंड में, रिटेंशन माइंड में बिठाते हैं। ठीक है, फिर आप उसे, उसके बाद आप उसे मेमोराइज करते हैं। पुनः निर्माण की गतिक प्रक्रिया। ठीक है, दिमाग में बिठा ली, मेमोराइज कर लिया आपने, अब उसे आप करके देखेंगे। अवलोकन व्यवहार के स्मरण के बाद व्यवहार शारीरिक रूप से में बदल जाता है। शारीरिक रूप में कब बदलेगा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे, है ना, आप मोटर रिप्रोडक्शन प्रोसेस करेंगे, आप खुद करके देखेंगे। तो फिर आपने वो क्या किया? करके देखा, अभ्यास किया, प्रैक्टिस करी, और फिर आपको क्या? मोटिवेशन प्रोसेस, आवश्यकता पड़ने पे मोटिवेशन, फिर आपको मोटिवेशन मिलेगा। अगर आपका अच्छा जाएगा तो मोटिवेशन प्रोसेस आ जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। इसमें क्या, इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ARM2। ये किसने दिया है? बेंडूरा ने दिया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे? अटेंशन, आपने ध्यान दिया, फिर आपने क्या किया? रिटेंशन, आपने वो मेमोराइज किया, फिर आपने क्या किया? मेमोराइज करने के बाद आपने वो खुद से करके देखा, प्रैक्टिस करी। शारीरिक रूप से आपने वो खुद चीज़ करके देखी, जब आपको पॉजिटिव लगा तो आपको मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, फिर आप मोटिवेट हो गए। ये दिए हैं बेंडूरा ने, ये बेंडूरा के अनुसार है। ठीक है, ये यही है जो मैंने आपको अभी समझा दिया है। 4 प्रक्रिया, अटेंशन, रिटेंशन, खुद करके देखना, ये सब यही रिपीट में लिखा हुआ है। अब थर्ड, बच्चे कैसे सीखते हैं? ट्रायल एंड एरर।
ट्राई करेंगे, गलती करेंगे, फिर सीखेंगे, है ना। कोशिश प्रैक्टिस करते रहो, गलतियाँ भी होंगी, फिर सीखेंगे। ये आपको पता ही होगा, थॉर्नडाइक ने बताया है, ये थॉर्नडाइक का नियम है, ये सिद्धांत है। 1913 में उन्होंने भूख की बिल्ली पर प्रयोग किया था और ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, इनके 3 प्रमुख नियम थे। कौन कौन से? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। ठीक है, अभ्यास के नियम के 2 और नियम है, उपनियम है, उपयोग का नियम, अनुपयोग का नियम। उपयोग का नियम, अगर आप अभ्यास कर रहे हो, उपयोग जब तक आप उपयोग करते रहोगे तो आपको क्या माइंड में रह जाएगा, और जब तक आप उपयोग नहीं करोगे तो आपके माइंड से निकल जाएगा। ठीक है। प्रभाव का नियम, कार्य जारी रखना। जैसे प्रभाव का नियम, अगर आपके लिए इफ़ेक्टिव है तो आप उस काम को स्टार्ट रखेंगे, करते रहेंगे, सुखदायक परिणाम देगा, और जब वो आपको ऐसा आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आप उसको छोड़ देंगे। तत्परता का नियम, रेडीनेस, राइट। सहभागिता, सहभागिता क्या होती है? स्व अधिगम, स्व आकलन पर बल दिया जाता है। सहभागिता अधिगम, एक सेकेंड, सहभागिता अधिगम में करके सीखना, अर्थपूर्ण अधिगम और प्रभावशाली अधिगम। इसमें क्या होता है? बच्चों को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर लेता है और बच्चे उसमें सीखते हैं। सहभागिता क्या होगी? पार्टिसिपेट आप करेंगे जब बच्चे ग्रुप्स में बट जाएंगे और फिर उससे काम को करेंगे ग्रुप में एक साथ। पूछताछ या खोज के द्वारा अधिगम, लर्निंग थ्रू डिस्कवरी। पूछताछ आधारित अधिगम और अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन मतलब डाइवर्स थिंकिंग करना पड़ेगा आपको। खोज के लिए क्या करना पड़ेगा? डाइवर्स थिंकिंग करेंगे आप, है ना। तो ये ध्यान रखना, खोज में डाइवर्स थिंकिंग काम करती है, लॉजिकल थिंकिंग वर्क करती है। अनुदेशक विधि, बच्चा इसमें सक्रिय रहेगा। और ये किसने दी है? खोज विधि किसने दी है? जेरो ब्रूनर ने, 1960, इसके जन्मदाता है ये। खोज विधि में बच्चा कैसा रहता है? एक्टिव रहता है, समूह में भी वर्क कर सकता है, वो इंडिविजुअल भी कर सकता है। ठीक है, इस विधि के सिद्धांत में बच्चा एक्टिव रहेगा, पर्पसफुल एक्सरसाइज करेगा वो, है ना, सर्चिंग फॉर अल्टरनेटिव्स और लॉजिकल थिंकिंग करेगा। ठीक है, ये चीज़ें। एक और चीज़ है, इसमें क्या होता है बच्चे, इसमें क्या किया हुआ है? टीचर और स्टूडेंट और टीचर से ज़्यादा इंटरेक्शन स्टूडेंट और स्टूडेंट्स का बताया गया। टीचर से ज़्यादा, टीचर और स्टूडेंट से ज़्यादा किसका इंटरेक्शन ज़्यादा इफेक्टिव होता है? स्टूडेंट का, राइट। ये ध्यान रखना। इस विधि के सिद्धांत में एक्टिव रहने चाहिए आप, लॉजिकल थिंकिंग करते हैं, पर्पसफुल एक्सपीरियंस होता है ये, और सर्चिंग फॉर अल्टरनेटिव्स, और आप ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। जो आपको पहले से पता है, आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है, उसके आधार पर आप कुछ नया खोजते हो, तो हो गया ये ज्ञात से अज्ञात की ओर का सिद्धांत है। ठीक है, और ये ध्यान रखना है, स्टूडेंट और स्टूडेंट का इंटरेक्शन ज़्यादा इफेक्टिव है मोर देन टीचर स्टूडेंट। ओके, अब समस्या समाधान के लिए क्या करना है? पहले आपको उद्देश्य, जो भी आपका उद्देश्य है उसे प्राप्त करना पड़ेगा। प्राप्त करना है तो उसमें आपको डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ेगी। आप प्लानिंग करेंगे, पर्पसफुल अटैक करेंगे, संतोषजनक समाधान तक पहुंचने के लिए। आप उसमें देख सकते हैं, सुल्तान के पास क्या थी? एक सिचुएशन थी। और ये एक और चीज़, सिचुएशन कौन देगा? प्रॉब्लम बेस्ड सिचुएशन आपके लिए कौन बनाएगा? टीचर आपको एक सिचुएशन क्रिएट करके देगा। स्कूल के क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ आपको। और आप एग्जाम्पल को इसको समझना चाहते हैं, समस्या समाधान वाले को, तो आप सुल्तान से देख सकते हैं। सुल्तान के पास एक सिचुएशन थी, बनानास लटके हुए थे, केले ऊपर लटके हुए थे, उसका हाथ नहीं जा रहा था और उसे वो खाने थे। तो उसने क्या किया? उसने उसे इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उसके सामने बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आई, है ना, क्योंकि उसका हाथ नहीं जा रहा, तो उसे अपना कैसे खाएगा वो? तो उसने एक बॉक्स लिया, फिर उसका फिर भी हाथ नहीं गया, फिर उसने दूसरा बॉक्स लिया, फिर भी उसका हाथ नहीं गया। तो फिर उसने क्या करी? प्लानिंग करी और योजना बनाई, और पर्पसफुल अटैक करने के लिए उसने स्टिक्स का यूज़ किया। एक स्टिक का यूज़ किया तो भी नहीं गया, फिर उसने उसमें एक और स्टिक ऐड कर ली, और फिर क्या हुआ? उसका हाथ पहुंच गया, उसने बनाना वो खा लिया, और उसे क्या मिला? संतोषजनक समाधान तक पहुंच गया वो। ठीक है ना। तो ऐसे समस्या समाधान के ये लक्षण होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। सबसे पहला आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है ना। आइडेंटिफाई कराने में आपकी हेल्प कौन करता है? हमेशा एक टीचर करता है, ठीक है। विश्लेषण करना पड़ेगा आपको प्रॉब्लम का, है ना। और फिर आपके सामने बहुत सारे कॉन्सेप्ट निकलेंगे, उसमें आपको रिलेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं, इसमें आपको सबको रिलेशन बनाना पड़ेगा। फिर आप क्या करेंगे इसके बाद, ये इधर है, ये इधर है, परिकल्पना का निर्माण करेंगे। फिर आपने जो कॉन्सेप्ट इसमें बनाए थे उसमें फिर आप टेस्टिंग करेंगे, जो भी आपका संभावित समाधान होगा। फिर आप परिणामों का सत्यापन करेंगे, वेरीफाई कर लेंगे, ठीक। इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, और आइडेंटिफाई कराने में कौन हेल्प करता है? टीचर करता है। एक बच्चे की एज ए टीचर आपको हेल्प करनी पड़ेगी, ठीक। रोल ऑफ अ टीचर, क्रिएट प्रॉब्लम सिचुएशन। टीचर हमेशा बच्चों को एक प्रॉब्लम सिचुएशन क्रिएट करके देगा, ठीक है। क्रिएट फियर फ्री एटमोसफेयर इन द क्लास। अगर आप टीचर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो क्लास में ऐसा एटमोसफेयर बनाए जहाँ बच्चे डरें ना, फियर फ्री फील करें, वो उन्हें डर ना लगे। आप जैसे अभी बताया कि टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन स्टूडेंट और स्टूडेंट का उससे ज़्यादा है इंटरेक्शन करना। अब तो फिर बच्चे इंटरेक्शन कैसे करेंगे? प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो इंटरेक्शन तो करना ही पड़ेगा। कैसे करेंगे? जब एनवायरनमेंट क्लास का एटमोसफेयर कैसे होगा? फियर फ्री होगा, ठीक है। जब तो बच्चे इंटरेक्ट करेंगे और उन्हें डर नहीं लगेगा, जब तो बच्चे टीचर से क्वेश्चंस करेंगे, पूछेंगे, है ना। असिस्ट द स्टूडेंट, टीचर का काम क्या है? बच्चों की हेल्प करना, असिस्ट करना बच्चों को। हेल्प द स्टूडेंट इन एनालाइसिस द प्रॉब्लम, एनालाइज प्रॉब्लम को एनालाइज करने में टीचर हेल्प करेगा। एनकरेज द स्टूडेंट टू फॉर्मुलेट एंड टेस्ट द हाइपोथेसिस एंड हेल्प द स्टूडेंट टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें क्रिटिकल थिंकिंग का यूज़ करना पड़ता है। ओपन माइंडेड और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड डिस्कवरी, एक स्पिरिट होनी चाहिए आपके अंदर। इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि क्रिएट को प्रॉब्लम सिचुएशन को क्रिएट करके कौन देगा? टीचर देगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। शिक्षण प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ टीचिंग क्या होती है? कक्षा में सिखाने के लिए शिक्षक जो कुछ करता है वही शिक्षण है। एक क्लास में टीचर एंटर करेगा, अब उसने बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए वो जो भी कुछ कर रहा है उसे क्या कहेंगे? हम टीचिंग बोलेंगे, ठीक है। शिक्षण का अर्थ सूचनाओं, तथ्यों, विषय वस्तुओं में निर्धारित अवधारणाओं को प्रसारित करना है। कॉन्सेप्ट को डिलीवर करना है टीचिंग। टीचिंग क्या है? कॉन्सेप्ट को डिलीवर करना, ठीक। इसकी अप्रोच कितनी है? 3 अप्रोचेस हैं। व्यवहारिक रूपांतरण के लिए टीचिंग फॉर बिहेवियर मॉडिफिकेशन। आपको पता ही है, जब टीचिंग होती है तो हमारा बिहेव क्या हो जाता है? मॉडिफाई हो जाता है, स्थायी परिवर्तन आ जाता है। संज्ञानात्मक विकास के लिए शिक्षण, बौद्धिक विकास भी जरूरी है ना, कोग्निटिव भी देखेंगे, और अनुभव के निर्माण के लिए। ये 3 अप्रोचेस है शिक्षण की, ये ध्यान रखना। हम स्टार्ट करते हैं व्यवहारिक रूपांतरण के लिए शिक्षण, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, ठीक है। व्यवहार कैसा होता है? व्यक्तित्व, आपकी जो व्यक्तित्व विशेषताएं हैं उनका योग, और अवलोकन की प्रक्रिया, जो आप देखकर अवलोकन करके सीखते हैं, जिससे व्यक्तित्व प्रदर्शन करता है, इन दोनों को मिला के क्या बनता है? व्यवहार बनता है। 2 अवधारणाएं हैं इसकी, जो भी व्यक्ति की विशेषताएं हैं उनका योग, और जो बच्चा दूसरों को देखकर सीख रहा है। शिक्षण के लिए व्यवहार रूपांतरण अधिगम दूसरे विश्वास और धारणा पर आधारित होता है। अवलोकन किया गया व्यवहार, ये इंपॉर्टेंट है। प्राप्त किया गया व्यवहार, इलिसिट बिहेवियर, एंड निकाला गया व्यवहार, इमिटेड बिहेवियर। इलिसिट बिहेवियर और इमिटेड बिहेवियर, ये 2 तरह के होते हैं। और निकाला गया व्यवहार को हम क्या बोलेंगे? स्वाभाविक बिहेवियर भी बोलते हैं, ठीक है। निकाला गया बिहेवियर मतलब स्वाभाविक बिहेवियर। अब प्राप्त किया गया व्यवहार देखिए, इसे क्या कहता है? इलिसिट बिहेवियर। इसका मतलब है कि अ चाइल्ड टू बिहेव इन अ डिजायर वे बाय अडॉप्टिंग सम मीन्स। मतलब जैसे कोई बच्चा है, आपको उसका डांस अच्छा लगता है और आप बोल रहे हो उसे डांस करने के लिए। अब
ये डांस करा देखना, आपको क्या बिहेव कराना है, डांसिंग करानी है। तो ये आपकी इच्छा का बिहेव है, आप चाहते हैं कि बच्चा ये बिहेव करे, तो उसके लिए आपने बोल दिया बच्चे को कि अगर तू डांस करेगा तो मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी। तो आपने डिजायरेबल बिहेव कराने के लिए उसे क्या किया, रिवॉर्ड दिया। तो इसे क्या बोलेंगे, प्राप्त किया गया व्यवहार, जो उसका नेचुरल बिहेवियर नहीं था, आपने ये उससे करवाया है ना। क्या देके, कुछ मतलब अडॉप्टिंग सम मीन्स मतलब आपने कुछ उसे लालच देकर जो आप उसे व्यवहार करा रहे हैं उसे बोलते हैं डिजायरेबल बिहेवियर। निकाला गया बिहेवियर मतलब स्वाभाविक बिहेवियर, इसके लिए आपको उसे कुछ रिवॉर्ड देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। पहले वाले में आपने उसे उससे जो बिहेव करवा रहे हो आप उसके लिए को आप रिवॉर्ड दे रहे हो, और सेकंड वाले में ये आपका नेचुरल बिहेवियर है, आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा, बच्चा खुद ही कर रहा है। जैसे किसी बच्चे को गाना गाना पसंद है तो वो खुद ही गुनगुनाए जा रहा है, आपने नहीं बोला कि उसे मुझे ये वाला गाना सुना दे, कि मैं आपको चॉकलेट दूंगा या कुछ भी, आप उसके लिए उसे रिवॉर्ड नहीं दे रहे हैं, ठीक है, बच्चा खुद ही कर रहा है। ठीक। व्यवहार रूपांतरण, इसके दो चरण होते हैं, बिहेवियर मॉडिफिकेशन। संबंधित व्यवहार क्रियाएं जब अपेक्षा की जाए कि बार बार होती हैं, व्यवहार सुधार निरंतर बनाए रखने से संबंधित होता है। मतलब रिपीट एंड मॉडिफिकेशन, जो भी बिहेव है, आप कोई बिहेव बार बार कर रहे हैं, ये आपका संबंधित व्यवहारिक क्रियाएं हैं, और आप उसमें सुधार कर रहे हैं, आप उसे बार बार कर रहे हैं और फिर आपने उसे मॉडिफाई भी कर लिया, ठीक है, उसमें आपने सुधार कर लिया, ये हो गया। इस प्रक्रिया को अनुकूलन कहते हैं, और अनुकूलन दो प्रकार के व्यवहार पर निर्भर होता है, क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग, आपको पता है कि ये दो सिद्धांत हैं, क्लासिकल पावलोव का है और ऑपरेंट स्किनर का है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग में कौन सा बिहेवियर होता है, इलिसिट बिहेवियर होता है। इलिसिट बिहेवियर कौन सा था, जो प्राप्त किया गया बिहेवियर, जो हम रिवॉर्ड देकर या कुछ लालच देके करवा रहे हैं किसी बच्चे से। और इमिटेड बिहेवियर क्या था, वो नेचुरल बिहेवियर है, स्वाभाविक बिहेवियर होता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि पावलाव ने इलिसिट बिहेवियर को यूज़ किया था और स्किनर ने इमिटेड बिहेवियर का यूज़ किया, ठीक है। ये नेचुरल होता है और ये करवाया जाता है, राइट। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे बिल्कुल दिमाग में रख लेना। क्लासिकल कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुकूलन, ये शरीर वैज्ञानिक इवान पावलोव ने 1890 में एक कुत्ते पर प्रयोग किया था। किस पे किया था, कुत्ते पर प्रयोग किया था, ठीक है। इसे संकेत अधिगम सिद्धांत भी बोला जाता है। इसके 4 प्रोसेस थे, चरण क्या थे इसके, 4 थे, इसे ध्यान से देखना। इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया, ठीक है। देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या किया, कुत्ते, वो जो डॉग था उसने अनकंडीशनिंग स्टिमुलस मतलब भोजन, फूड। ये फूड अनकंडीशनल कैसे है, जैसे आप खाना देखते हैं, आपके मुंह में पानी आता है, लार आती है आपकी, तो ये अनकंडीशनिंग स्टिमुलस हो गया। और खाने को देखकर लार आना है ना, पानी आता है ना मुंह में, ये क्या हो गया, अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स हो गया, ठीक। ये स्टिमुलस, अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या है, भोजन, और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्या है, लार का आना। भोजन को देखकर लार आना, पानी आना मुंह में, तो ये रिस्पॉन्स हो गया और ये स्टिमुलस हो गया। ये आपको समझ में आ गया, तो बहुत ध्यान से समझ लेना। एक बार फिर से स्टार्ट बता रही हूँ, अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स भोजन, और अनकंडीशनिंग स्टिमुलस भोजन, अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स लार। भोजन को देखकर लार आना, स्लाइवा आना, ये क्या हो गया, अनकंडीशनल। इसके लिए हमने कोई अनुकूलन नहीं करना पड़ा, ये स्वाभाविक है। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि मैं घंटी बजाता हूँ, और तो घंटी बजाने पर क्या होता है, आप चौंक जाओगे, आपके पास में आके कोई एकदम घंटा सा बजा दे, घंटी बजा दे, तो आप चौंक ही जाओगे ना, ये क्या हो गया। तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल स्टिमुलस है, और ये क्या है, अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स है। इसमें भी आपको कंडीशनिंग नहीं करनी पड़ी है, क्योंकि स्वाभाविक है कि आपके अचानक से कोई घंटी बजा दे आके, तो हम चौंक ही जाएंगे। तो ये दोनों क्या है, अनकंडीशनल है, ठीक है। अब कंडीशन इसमें अनुकूलन कैसे किया पावलोव ने, उसने सोचा पहले मैं बैल बजाता हूँ,
ठीक है। फिर बैल बजाने के तुरंत बाद फिर खाना देता हूँ, ठीक है। अब इन दोनों में क्या होगी, कंडीशनिंग हो गई। फिर क्या उन्होंने रिस्पॉन्स देगा, तो देखा कि अब क्या कर रहा है, डॉग क्या कर रहा है, लार टपका रहा है, ठीक है। उन्होंने पहले बैल बजाई फिर खाना दिया, तो फिर वो जो डॉग था उसको लार आने लगी। उसने कंडीशनिंग कर ली कि जैसे जैसे ही बैल बजेगी उसके बाद खाना आएगा। हम क्लास में भी देखते हैं ना, जैसे वो बैल बजती है, इंटरवल होता है, और फिर हमें पता चल जाता है कि भाई लंच है, अब तो खाना खाना है, तो वो कंडीशनिंग हो जाती है। स्कूल में भी ऐसे भी समझ सकते हैं हम, इस फेज से सभी निकले। सो ऐसे ही पावलाव ने किया, उसने पहले बैल बजाई फिर खाना दिया। तो अब डॉग को कंफर्म हो गया था कि बैल बजती है खाना आता है, उसने ये कंडीशनिंग कर ली। और ये क्या है, न्यूट्रल स्टिमुलस है, और ये क्या है, अनकंडीशनिंग स्टिमुलस बोलेंगे इसे। फिर क्या हुआ, फिर पावलाव ने सोचा कि अब क्या करता है, उसने बस क्या किया, बैल बजाई और अभी खाना नहीं दिया, और फिर भी क्या कंडीशन हो चुकी है ना, अब भी सिलाइवा आ रहा है, तो ये क्या, इसे क्या कहेंगे, कंडीशनिंग रिस्पॉन्स स्टिमुलस कंडीशनिंग रिस्पॉन्स, ठीक। तो ये पूछ लिया जाता है कि कंडीशनिंग कहाँ हुई थी। ये वाला, ये जो फोर्थ स्टेप है ना, यहाँ पे कंडीशनिंग हो गई है ना। कंडीशनिंग स्टिमुलस यहाँ पे ऐसा आएगा, और कंडीशनल रिस्पॉन्स हो गया ये, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, भोजन आया, भोजन देखा डॉग ने, लार टपकी, घंटी बजाई, एकदम चौंक गया। फिर कंडीशनल वो चीज़ें बनाई गई, तो उन्होंने क्या किया, घंटी बजाई, खाना दिया, और फिर क्या हुआ, लार टपक गई। फिर बाद में क्या किया, सिर्फ घंटी बजाई, खाना दिया, खाना नहीं दिया, फिर भी लार टपक गई। तो यहाँ पे हो गई कंडीशनिंग, अब हो चुकी है, ठीक है। अब ये चीज़ ध्यान रख लेना, न्यूट्रल स्टिमुलस कौन सा है और कंडीशनल स्टिमुलस कौन सा है, अनकंडीशनल स्टिमुलस कौन सा है, ठीक है, और कंडीशनल स्टिमुलस कौन सा है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। ये पावलव की थ्योरी हो गई। सक्रिय अनुकूलन, बीएफ स्किनर, इन्होंने किस किस पर प्रयोग किया था, चूहे और कबूतरों पे किया था। इसे ऑपरेंट कंडीशनिंग भी बोलते हैं। निकाला गया बिहेवियर स्वाभाविक बिहेवियर पे है, ये स्वाभाविक व्यवहार पे है, इसे क्या कहेंगे, ऑपरेंट कहेंगे। इसे हम क्या बोलते हैं, और इमिटेड बिहेवियर भी बोलते हैं, ठीक। इसमें इन्होंने पुनर्बलन की बात करी है। दो तरीके के होते हैं, एक तो पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। पॉजिटिव क्या होगा, जब आपको रिवॉर्ड मिल रहा है या आपकी तारीफ हो रही है, वो हो गया। और नकारात्मक क्या होगा, जिसे आपको हटाना है, अप्रिय उद्दीपन को दूर करना, ठीक है। फेल हो रहे हो, छुट्टी के बाद रोक लेना, फेल होने पर ये सारी चीज़ें हैं। आप फेल हो गए तो ये नकारात्मक हो गए। दंड प्रक्रिया ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दंड, पनिशमेंट करना, ये पुनर्बलन नहीं है, ठीक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग इज हैज़ बीन अप्लाइड इन डेवलपिंग सेवरल टीचिंग टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग प्रोग्राम। अच्छे, ऑपरेंट कंडीशनिंग का यूज़ होता है यहाँ पर टेक्नोलॉजी एंड ऑफ टीचिंग प्रोग्राम लर्निंग में, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस और कंप्यूटर असिस्ट लर्निंग में, ठीक है। यहाँ पे इसका यूज़ होता है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। आलोचना क्या है इसका, आलोचना केवल बाहर से दिखाई देने वाली व्यवहारिक क्रियाओं पे ध्यान दिया गया है, ठीक है, जो बाहर से दिखाई दे रही है स्किनर की थ्योरी में। अब देखिए संज्ञानात्मक, ये किसकी है, पियाजे की है। कोग्निटिव डेवलपमेंट, शाब्दिक अर्थ क्या है, संज्ञानात्मक, जानने की कला, जानना, ठीक है। इन्होंने 4 स्टेजेस बताई हैं। सेंसरी मोटर स्टेज है 2 साल तक की, प्री ऑपरेशनल है 2 से 7 साल, कॉन्क्रीट है 7 से 11 या 7 से 12 भी बोल देते हैं, और फॉर्मल है 11-12 से 14-15 तक, ठीक है। ये 4 स्टेजेस हैं, ये ध्यान रखना। इनकी टाइमिंग बहुत पूछी जाती है, ये भी ध्यान रख लेना। पियाजे का सिद्धांत बताता है कि बच्चा मानसिक संज्ञानात्मक संरचना के साथ जन्म लेता है, जिसकी अधिकतम वृद्धि और विकास 14 से 15 वर्ष तक की आयु में हो जाता है, ठीक है। इनकी ये नहीं ना, 14 से 15 तक का ही टाइम बताया है इन्होंने। अब ये देख लीजिए,
सेंसरी मोटर में क्या होता है, वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, ठीक है। नो आइडिया ऑफ ऑब्जेक्ट रियलिटी, ये इसके गुण है। मैंने इसके बुक की इमेज ले ली, आप इसे देखें तो ज़्यादा बेटर होगा। देखिए, संवेदी गयात्मक काल, ये 2 साल तक का होता है। इसमें क्या क्या विशेषताएं, बुद्धिमत्ता संबंधित गयात्मक क्रियाकलाप, वर्तमान और नजदीक की घटनाओं व वस्तुओं से संबंध, ना ही कोई भाषा ना ही कोई विचार, किसी वस्तु की वास्तविकता का, ये रियलिटी का कोई विचार नहीं होता, ठीक है। ये वाली स्टेज 2 पार्ट में 2 से 7, इसे 2 से 4 और 4 से 7 में बांटा गया है। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ इस स्टेज में अहम ईगोसेंट्रिक होता है बच्चा, ठीक है, ये ध्यान रखना। थर्ड है ऑपरेंट, थर्ड ये वाली है स्थूल संक्रिया काल, ये 12 वर्ष तक की आयु तक होता है। इसमें कंजर्वेशन का है, वर्ग और संबंधों के बारे में तर्क देना, संख्याओं को समझने लगता है, स्कूल वस्तुओं और अनुभव को समझ लेता है, और विचारों में विरोधाभास का विकास हो जाता है। ये देख लेना, विरोधाभास और कंजर्वेशन का गुण आ जाता है, ठीक है। औपचारिक में इसमें लॉजिकल थिंकिंग आ जाएगी, विचारों में संपूर्ण सामान्यीकरण, वैचारिक अभिव्यक्ति की सोच, ये सब चीज़ें ये पढ़ लेना आप एक बार ध्यान से। पियाजे की, इसे ये आगे भी आएगी पियाजे की थ्योरी, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी बोल दिया है। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए इंग्लिश में भी है, बाइलिंगुअल चल रहे हैं हम। सेंसरी मोटर ये सब देख लेना, ये यही इंग्लिश लैंग्वेज में भी है, ठीक। मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैंड रिटन में भी लिख दिया है। ईगोसेंट्रिक होता है, इमिटेट करता है बच्चा इस एज में। सेकंड वाले में कॉन्क्रीट में क्या होता है, कंजर्वेशन का गुण आ जाता है, रिवर्सिबिलिटी का आ जाता है, क्लासिफिकेशन समूहीकरण ये देख लेता है ना। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में पता चल जाता है, नंबर को अंडरस्टैंड कर लेता है। थिंकिंग बाउंड टू कॉन्क्रीट, वो जो उसके सामने है, थिंकिंग बाउंड टू कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट एंड एक्सपीरियंस, जो उसके सामने है उन पे उनको समझता है वो, और जो उसके सामने नहीं है उसको भी इमेजिनरी वे में सोचना, वो इसकी फोर्थ वाली स्टेज में आएगा, ठीक है। कॉन्क्रीट थिंकिंग के बारे में थर्ड में, और जो सामने नहीं है उसके के लिए फोर्थ में, इमेजिनरी के लिए फोर्थ में सीखेगा, गुण आ जाएगा। फिर वाइगोस्की का है, वाइगोस्की का सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत है, संस्कृति और भाषा पे इन्होंने बल दिया है। भाषा विकास में बच्चे 3 अवस्थाओं से गुजरता है, एक है सोशल स्पीच 3 से 4 वर्ष की आयु से पहले, ईगोसेंट्रिक स्पीच 3 से 7, इसकी ये टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, 3 से 7 साल, और इनर स्पीच 7 साल से अबव ऑफ 7 ईयर्स, ठीक है, ये है। इसकी टाइमिंग पूछी गई थी, अभी किस एग्जाम में पूछी गई थी मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। बच्चा अपने बारे में बात करता है, अहम केंद्रित मतलब बच्चा खुद से ही बात कर रहा है, खुद को कंट्रोल कर रहा है, खुद को डायरेक्ट कर रहा है। जैसे कोई गेम खेल रहा है, ऐसे नहीं ऐसे करना है, खुद से बात नहीं करते बच्चे, ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे बोलना है, ये ऐसे मुड़ेगा, ये ऐसे करके कोई गेम खेल रहा है ऐसे करने लग जाए, खुद से बात करना, तो इसे बोलते हैं ईगोसेंट्रिक स्पीच, ठीक है। और इनर स्पीच, जब ये आवाज़ जो बच्चा अभी बोल के अपने आप को डायरेक्ट कर रहा था, हमें भी सुनाई आ रही थी, ये है। अब ये वाली स्पीच क्या होगी, इनर स्पीच, अंदर, वो अब अपने मन में बात कर रहा है, अनस्पोकन, ठीक है, मन में ही बातें कर रहा है वो, ये इनर स्पीच, ये आवाज़ अब अंदर 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 चल रहा है उसके अपने दिमाग में, ठीक है। अनुभव निर्माण के लिए शिक्षण, विद्यार्थी अपने ज्ञान का निर्माण अपने वातावरण के साथ परस्पर क्रिया के आधार पर करता है। वातावरण से बच्चे की सक्रियता से ही ज्ञान की संरचना होती है, वातावरण से सीखता है बच्चा, ठीक है। कमिंग टू नो, जानने के लिए आना, वातावरण से प्राप्त बच्चों के अनुभव, हम सब अपने अनुभव सबसे पहले एनवायरनमेंट से ही सीखते हैं ना, वातावरण से सीखना। अभी ये पहले भी अधिगम का बच्चा कहाँ से कैसे सीखता है उसमें आगे, अच्छा, ठीक है, इमिटेट करके सीखता है। ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया, नए विचारों को पूर्व ज्ञान निर्माण कैसे होगा, जैसे जो आपके नए विचारों को पूर्व ज्ञान पूर्व अनुभव से जोड़कर नया ज्ञान का निर्माण करना, ठीक है। हमारे जो पहले जो हमें पता है उसमें हम एडिशनल ऐड करेंगे और फिर उससे नया ज्ञान हो जाएगा, एडिशन करना है ना, ऐड कर लेना, मॉडिफाई करना। सामाजिक समूह से परस्पर क्रिया करके ज्ञान निर्माण होता है। अवधारणाओं को आपसी सहसंबंधों पर ध्यान केंद्रित से नए विचार बनते हैं,
ठीक है। ये गाइस ये बिल्कुल मैंने बुक्स NIOS की बिल्कुल हर एक नोट अपने आप लिखा है, आपके लिए रेडी करा है। अगर आप इसे ही पढ़ लेंगे 2-3 बार तो आपका अच्छे से, बहुत अच्छे से हो जाएगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, और ऐसे ही हम सारी यूनिट वाइज कवर करेंगे DSSB की क्लास। अगर आपको अच्छी लगी हो और आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं, ये आपके लिए ये क्लास यूज़फुल है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।